हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स की, जिसमें हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उस पर एक टॉर्क लगती है। वो टॉर्क को फार्मूला भी बनाया था, बीना कॉस थीटा या फिर बीना साइन अल्फा से निकाल सकते हैं हम उसे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, और उससे उस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्शन में हेल्प करता है करंट के, और स्मॉल करंट अगर होगा यानी कि मिली एम्पियर्स में अगर करंट है तो उसको मेजर भी करके देगा आपको। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट का डिटेक्शन करता है कि करंट प्रेजेंट है सर्किट में या नहीं, और अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि मिली एम्पियर्स में तो आपको उसकी वैल्यू भी बताएगा। प्रिंसिपल क्या है उसकी? प्रिंसिपल यही है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं हम लोग तो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो करी है वही उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कुछ इस तरीके के कंस्ट्रक्शन है इसमें। ये दो फुट पेडल्स लगे हुए हैं इसके रेस्ट करने के लिए। ये दो यहाँ पे क्लिप लगी हुई हैं जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक तरफ से वायर को कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे एच एक कोई हॉरिजॉन्टल पिन है जिससे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक हमने कोई भी कॉन्केव मिरर लगा रखा है। ये जो वायर है ये किसका है? फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ली गई है यहाँ पे। इसी की कॉइल बनी हुई है। कॉइल को इस तरीके से कुछ भी एंड टर्न्स लिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करा गया है, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया है। पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्शन को एक बार, फिर समझ में आ जाएगा आपको डायग्राम क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल PQRS। PQRS कॉइल है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है। द कॉइल इज बाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। कॉइल जो है वो किसके ऊपर है? नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। जैसे ये दिख रहा है आपको अंदर वाला मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम, जो कि रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, और सर्कुलर भी हो सकता है शेप में। द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्जन हेड H। ये देखो कॉइल जो है वो एक सस्पेंड हो रखी है, मूवेबल टॉर्जन हेड H यहाँ पे लेबलिंग हो रखी है। उसकी हेल्प से, मूवेबल टॉर्जन हेड का मतलब क्या है कि अगर आप कॉइल को रोटेट करोगे तो टॉर्जन जो है वो तार के अंदर प्रोड्यूस होने देगा मूवेबल कॉइल जो है, अदरवाइज तार टूट जाएगा अगर हम लोग मूवेबल कॉइल H ना लगाएं तो, सॉरी मूवेबल टॉर्जन हेड H ना लगाएं तो। बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टू स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक पोल पीसेस नॉर्थ एंड द साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक कॉइल रखी गई है इस तरीके से। और एक बात, यहाँ सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लिखे हैं हम लोगों ने, तो यहाँ पे बनाए नहीं हमने सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हमने कॉन्केव बना दिए शेप में। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरीके के बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एरो लगा के लिख दीजिएगा सिलेंड्रिकल पोल पीसेस, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल है तो हम लोग सिलेंड्रिकल पोल पीसेस लेते हैं। जो हमने ये वाले जो पोल पीसेस बनाए हैं ये सर्कुलर कॉइल के लिए, लेकिन हमने कॉइल कैसी ली है? रेक्टेंगुलर ली है। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना चाहिए थे? यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर बनाने चाहिए, सॉरी सिलेंड्रिकल बनाने चाहिए थे पोल पीसेस। तो हम सिलेंड्रिकल नहीं बना पाए हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनवा दिए हैं। तो ऐसे भी बना दीजिए, लेकिन आप लिख देना यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेस। उसके बाद में आगे क्या है? द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द हेयर स्प्रिंग एस डैश ऑफ क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज। जो लोअर एंड होता है स्प्रिंग का, स्प्रिंग कहाँ पे है? ये रहा स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग है इसका लोअर एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है? ये बोल सकते हो जो लोअर एंड है कॉइल का वो किससे कनेक्टेड है? वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसको एस डैश बोल रहे हैं, जो किसका बना है? क्वार्ट्ज या फिर फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ है। दूसरा एंड जो होगा वो क्या होगा इस स्प्रिंग का? वो टर्मिनल T2 से कनेक्टेड होता है। अदर एंड ऑफ दिस हाईली इलास्टिक स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2। यानी कि ये जो स्प्रिंग था इसके दो एंड्स हैं। एक एंड ऊपर वाला जो है वो तो कॉइल से कनेक्टेड है, और जो नीचे वाला है वो किससे कनेक्टेड है? ये देखिए ऊपर ले जाके हमने T2 से कनेक्ट कर रखा है, टर्मिनल T2। उसके बाद में L इज अ सॉफ्ट आयरन कोर विच मे बी स्फेरिकल इफ द कॉइल इज सर्कुलर एंड सिलेंड्रिकल इफ द कॉइल इज रेक्टेंगुलर। L क्या है? यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये देखिए अंदर दिखा रखा डायग्राम में। L सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके आसपास हमने क्या करी है? कॉइल बनाई है बाइंडिंग करके। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल लिया है हमने यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमारी कॉइल किस तरीके की है? रेक्टेंगुलर है। ये कैसा भी हो सकता है, ये स्फेरिकल भी हो सकता है अगर आपकी कॉइल कैसी होती है? सर्कुलर होती है तो। It is so held within that coil can rotate freely without touching the iron core and the pole pieces। ये इस तरीके से कॉइल के अंदर रखा गया है कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो ना ही तो वो पोल पीसेस को टच करे और ना ही वो
इस आयरन कोर को टच कर पाए। दिस मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल टू बी द रेडियल फील्ड, दैट इज द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल पोजिशन रिमेन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे होता क्या है, ये काम कर देने से ये जो फील्ड है वो क्या बन जाता है, रेडियल फील्ड बन जाता है। रेडियल फील्ड का मतलब मैंने कल जब आपको वीडियो दी थी टॉर्क वाली, तो उसमें बताया था कि रेडियल फील्ड का मतलब है तो क्या होता है, थीटा की वैल्यू उस केस में 90 डिग्री लेते हैं हम लोग, या अल्फा की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं और मैक्सिमम टॉर्क आती थी उस केस में। तो यानी कि रेडियल फील्ड बन गया। रेडियल फील्ड बनने की कहानी क्या है या दूसरा मतलब क्या है रेडियल फील्ड का, एक तो हो गया जो कल बताया था थीटा वाला, दूसरा क्या है कि जो कॉइल का प्लेन है वो हर पोजीशन में क्या रहता है, पैरेलल रहता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। कॉइल का प्लेन हर उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या रहता है, पैरेलल रहता है। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है जब भी मैक्सिमम टॉर्क आती है। तो रेडियल फील्ड का मतलब था थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब नहीं था उसका। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि जो कॉइल का प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, यानी कि कॉइल रोटेट भी करेगी ना तो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के वो पैरेलल रहेगी। कुछ इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड हमने उसके अंदर सेटअप करा है। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल फील्ड बोल देते हैं। एम एक कॉन्केव मिरर है अटैच करा गया जो कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, जो कि हमें क्या करेगा, डिफ्लेक्शन नोट करने में हेल्प करेगा बाय यूजिंग लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। क्या है ये अरेंजमेंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसे नहीं समझेंगे। बस आपको याद रखना है कि जो एम है वो एक कॉन्केव मिरर है, वो डिग्री दिखाएगा कि कितने डिग्री से जो कॉइल है वो रोटेट हुई है, और कौन से अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट को यूज़ करते हुए। पूरा जो अरेंजमेंट है इसको क्या कर दिया गया है, नॉन मेटालिक केस के अंदर बंद कर दिया गया है, जिससे क्या ना हो, एयर वगैरह की वजह से कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। क्यों, क्योंकि जो कॉइल है वो बहुत हल्की कॉइल होती है और उसका एक एक डिग्री रोटेट करना भी हमारे क्या कर सकता है, वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। तो अगर आप नॉन मेटालिक केस के अंदर उसे बंद नहीं करते तो एयर अगर उसे 1 डिग्री 2 डिग्री भी रोटेट कर देगी तो भी आपकी रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और करंट की वैल्यू स्मॉल करंट निकाल रहे हैं मिली एम्पेयर में तो वो करंट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उसे क्या कर रखा है, नॉन मेटालिक केस के अंदर बंद कर रखा है, जिससे किसी भी तरीके की बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो पाए उसे। ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन। देखो अगर एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है तो आपको कंस्ट्रक्शन, ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको लिखवाया ये लिखना नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना होता है। ये लिखवाने का मेन मोटो यही होता है ताकि जब आप दोबारा इसको गो थ्रू करोगे, दोबारा पढ़ोगे आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो आपको अरेंजमेंट जो है या कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके बिना समझ में नहीं आने की। मेरा लिखवाने का मकसद यही होता है। तो आपको ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम में डायग्राम बनाना है, तो इसे रट्टा मत मारने बैठ जाना कोई भी। थ्योरी, व्हेन अ कॉइल इज सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है तो उस पर टॉर्क लगेगी। टॉर्क किससे लगा सकते हो, तो बिना साइन अल्फा से निकाल लो या बिना कॉस थीटा से निकाल लो। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, अभी मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो होता क्या है, जब आप देखो आप किस तरीके से समझना है, आपने मान लो कि कोई एक चीज़ थ्रेड के मीन से सस्पेंड कर दी नीचे, सपोज करो आपने क्या करा, उसमें एक पेन ही बांध दिया, पेन बांध दिया, नोटबुक बांधी थ्रेड के हेल्प से, और कोई उस नोटबुक को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। रोटेट करके अगर आप उसे छोड़ दोगे थोड़ा सा तो वो क्या करता है, वापस आ जाती है नोटबुक अपनी डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाती है। किसके अगेंस्ट, उस टॉर्क के अगेंस्ट जो टॉर्क क्या कर रही थी, उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही थी। तो वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। इस टॉर्क को काउंटरैक्ट करने के लिए एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाती है कॉइल के अंदर, जो कॉइल को वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लाने की हेल्प करेगी। देखा है ना, किसी चीज़ को अगर तार की हेल्प से बांध दिया और ऐसे ऐंठ दोगे आप, नीचे से कर्ल कर दोगे, तो जैसे ही छोड़ोगे वो वापस से घूम के आ जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी आप टॉर्क लगा रहे हो उतनी एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप होती रहती है। तो वो यहाँ पे हमने बोला कि जो टॉर्क इसको रोटेट कर रही है बिना जो आई ऊपर मैक्सिमम टॉर्क, उस टॉर्क के अगेंस्ट एक रिस्टोरिंग टॉर्क भी डेवलप हो जाएगी जो इसे वापस से नॉर्मल पोजीशन में लाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। लेट थीटा बी द ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड के बी द रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। थीटा जो हो गया वो बोल दिया हमने क्या है कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के अंदर एक ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है। थीटा क्या, एंगल जितने से भी हो रहा होगा, मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री, इस तरीके से। और के क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रही है पर यूनिट ट्विस्ट। पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर मेरे पास जो कॉइल है वो 1 डिग्री रोटेट हुई तो उसमें जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा वो के होगा। अगर 2 डिग्री रोटेट हुई तो उसके अंदर जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, 2k होगा। अगर मैंने थीटा डिग्री से कॉइल रोटेट करी तो जो उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, वो थीटा के होगी। ठीक है,
ये कहानी समझ में आ रही है ना। पर यूनिट ट्विस्ट का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री ट्विस्ट है तो के टॉर्क है, 2 डिग्री है तो 2 के है, लेकिन अगर थीटा डिग्री है तो थीटा के उसके अंदर टॉर्क डेवलप हो जाएगी। तो वही हमने यहाँ पे बोल दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं टाउ डैश से डिनोट कर रहा हूँ, तो टाउ डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, के थीटा के बराबर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के केस में, यानी कि जब मेरी अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगी, उस केस में क्या हो जाएगा, ये कॉइल वापस से घूमने लग जाएगी। तो ताऊ जो है वो ताऊ डैश के बराबर हो जाएगा, यानी कि बीना जो है वो के थीटा के बराबर हो गया। यहाँ से आई जो है वो के थीटा अपॉन एन बी ए आ जाता है, और के अपॉन एन बी ए को हम लोग एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी को कांस्टेंट बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोला जाता है इसको। तो आई का फॉर्मूला जे थीटा बन जाता, जी थीटा बन जाएगा। तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। इट मीन्स डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब जितना ज़्यादा करंट अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगी, ट्विस्ट होगी कॉइल, उतना ज़्यादा वो कॉइल रोटेट होगी। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो कॉइल घूमेगी। यहाँ से ये कंक्लूड हमने कर लिया। करंट सेंसिटिविटी है उसके बाद, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। करंट सेंसिटिविटी क्या है, जब जो भी उसके अंदर क्या हुआ, ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ, जब उसके अंदर यूनिट करंट फ्लो कर रहा था। यूनिट करंट मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि भाई करंट सेंसिटिविटी आई एस से डिनोट करते हैं इसे, वो आई के बराबर होगी, सॉरी वो थीटा के बराबर होगी, ट्विस्ट के बराबर होगी, अगर उसके अंदर यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ तो वैल्यू 1 होगी ना। तो आई एस जो है वो किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, अगर आई की वैल्यू 1 है तो। नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, आई एस का थीटा अपॉन आई की वैल्यू 1 है तो आई एस क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, कहाँ से, ऊपर से आई की वैल्यू क्या थी, ये देखिए आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ से के थीटा अपॉन एन बी ए। तो यहाँ पे हमने आई की जगह पे के थीटा अपॉन एन बी ए पुट कर दिया, जो कटा उसे काट दिया। यहाँ से आई एस की वैल्यू क्या आएगी, एन बी ए अपॉन के आ गई। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर एम्पेयर। रेडियन पर एम्पेयर में हम लोग करंट सेंसिटिविटी को मेजर करेंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन में आपसे करंट सेंसिटिविटी निकलवाएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। कंडीशन फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर कब ज़्यादा सेंसिटिव है। 1 मार्क्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इन्हें भूल नहीं सकते किसी भी शर्त में। गैल्वेनोमीटर को हम बोलेंगे कि वो सेंसिटिव है तब जब वो बहुत बड़ी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है हमें, अगर हम उसमें छोटा सा भी करंट पास कर रहे हैं तो। कहने का मतलब क्या है कि कम करंट पास करने से भी अगर वो डिफ्लेक्शन अच्छी खासी आपको दिखा रहा है, जिसमें आप समझ सकते हो कि हाँ भाई इतना मिली एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा रहा हूँ मैं, उसके बाद भी वो डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पा रहा, सुई हिल ही नहीं पा रही उसकी, तो मैं कह दूंगा गैल्वेनोमीटर कैसा है, कि बेकार है, सेंसिटिव नहीं है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की थ्योरी से यहाँ से हम लोग फार्मूला बना चुके थे थीटा का, क्या था वो, एन बी ए अपॉन के इंटू आई फार्मूला बना था हमारे पास में। तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा कब हो सकती है, थीटा की वैल्यू लार्ज कब हो सकती है, अगर एन की वैल्यू बड़ी है तो। भाई यहाँ से मेरे को थीटा बड़ा लाना है ना, थीटा बड़ा लाना है तो मतलब मेरे को ऊपर वाली वैल्यू में बढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एन की वैल्यू लार्ज है तो थीटा लार्ज है, और थीटा लार्ज है इसका मतलब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। तो क्या हम वैल्यू एन की बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नहीं। द वैल्यू ऑफ एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स, क्योंकि वो क्या कर देगी, गैल्वेनोमीटर की बल्कीनेस को बढ़ा देगी। भाई मैंने कहा कि मैं सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहता था, मेरे को पता चला कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स 100 थे, मैंने 1000 कर दिए। तो 1000 नंबर ऑफ टर्न्स कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर भारी नहीं हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा बहुत, उसे कैरी कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप एन को बढ़ा सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। दूसरा क्या कर सकते हो, आप बी को बढ़ा सकते हो। बी को बढ़ा सकते हो इसका मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो ये काम आप कर सकते हो। वैल्यू ऑफ बी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ कर लेंगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, तो वो क्या कर देंगी, थीटा की वैल्यू को बढ़ा देंगी। अगर ए की वैल्यू ज़्यादा है तो, ए की वैल्यू ज़्यादा है, क्या ए की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, नहीं। ए की वैल्यू मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल कैसे बढ़ेगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ेगी। तो कॉइल बहुत बड़ी ले लोगे तो फिर से वही कहानी सेम, गैल्वेनोमीटर को क्या कर देगी, बल्कि कर देगी। बहुत बड़ी कॉइल होगी तो बहुत बड़ा गैल्वेनोमीटर होगा, जो कि कैरी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो एरिया इंक्रीज कर पाना एक रेमेडी थी सेंसिटिविटी बढ़ाने की, बट हम उसे इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी गैल्वेनोमीटर को बल्कि कर देगी। दूसरी क्या बात है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट से तो हम कहानी बढ़ा ही नहीं रहे, करंट तो हम कोई फिक्स अमाउंट ऑफ करंट भेज रहे हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, के की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, के की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा, इफ के इज स्मॉल द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिक्रीज एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल यूज्ड एज अ सस्पेंशन स्ट्रिप।
तो के की वैल्यू डिक्रीज़ कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि जो आपने सस्पेंशन स्ट्रिप यूज़ की थी वो किसकी बनी हुई है। सस्पेंशन स्ट्रिप का मतलब जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है ये वाली स्ट्रिप, ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप है ये किसकी है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है। तो ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप इसीलिए ली है क्योंकि फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए के की वैल्यू क्या रहती है, बहुत स्मॉल रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सिर्फ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का ही क्यों यूज़ किया। तो आप आंसर क्या दोगे कि हमने फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी उतनी ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा थीटा की वैल्यू होगी गैल्वेनोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग स्मॉल के वाली वैल्यू का बना हुआ या ऐसा कोई मटेरियल जिसकी के की वैल्यू स्मॉल होती है उसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज़ यूज इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दैट्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। नहीं आया किसी को भी कुछ भी समझ में तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। और सबको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Those who are new to the channel can subscribe to my channel to get the latest notification of such interesting videos related to your syllabus. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।